अब संविधान में जान रहे थे हम लोग भारत में राष्ट्रपति की स्थिति, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, 42वां संविधान संशोधन और 40वां संविधान संशोधन पढ़ा है, ठीक है, जिसमें कहा गया कि भारत में राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, ठीक है, तथा सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकते हैं, किंतु यदि सलाह को दोबारा संशोधन सहित या रहित मंत्रिपरिषद द्वारा भेजा गया जाएगा तब सहमत के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अनुच्छेद 54 में हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे, ठीक है। तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं जान लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जो 28 राज्य हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। फिर दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। यानी कुल मिलाकर इसमें जो भाग लेंगे वो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, ठीक है। निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, ठीक है। ये हो गया इनके निर्वाचक मंडल में शामिल। अब कौन कौन निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकता है, तो आम जनता मतदान नहीं कर सकती, यानी यह प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये नहीं इनके चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है, निर्वाचक मंडल में। राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये भी नहीं भाग ले सकते हैं, ठीक है। और राज्यों की विधान परिषद के सभी सदस्य ये भी नहीं ले सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी इनके निर्वाचक मंडल में भाग ले नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे राज्यपाल जो होते हैं ये भी इनके निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नोट में जानेंगे जैसे 17वें संविधान संशोधन दिल्ली द्वारा दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्यों को मतदान का अधिकार है, ठीक है। यदि किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गई हो तो ऐसे सदस्य मतदान नहीं करेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके के बारे में, ठीक है, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से होगा यानी सीधे जनता मतदान नहीं करेगी, गुप्त मतदान द्वारा होगा, कोटा प्रणाली के तहत होगा, मतलब कुल वैध मतों का आधे से अधिक होना चाहिए, ठीक है, इसी को कहते हैं कोटा प्रणाली, ठीक है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का यही तरीका है। अब हम लोग अनुच्छेद 56 में जानेंगे कार्यकाल या पदावधि। इनकी पदावधि 5 वर्ष की होती है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण यानी शपथ से लेकर 5 वर्ष तक होता है, किंतु 5 वर्ष के पहले भी इनका पद खाली हो सकता है। क्या? या तो उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर निर्वाचन रद्द किया जाए, या फिर महाभियोग लाया जाए, या फिर ये स्वयं त्याग पत्र दे दें, तो इनका पद जो है खाली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, ठीक है, तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति तत्काल किसे देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। नए राष्ट्रपति को चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त हो जाने से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। किंतु यदि चुनाव नहीं हो पाया है तो राष्ट्रपति तब तक पद पर कार्य करेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। और फिर कार्यकाल के दौरान क्या होता है कि उपराष्ट्रपति तत्काल आकर राष्ट्रपति के कर्तव्य का पालन करते हैं अगर पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का, और वो भी 6 माह के अंदर इसका पुनः चुनाव कराना जाए अनिवार्य है, ठीक है।